हाँ जी, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको असाइनमेंट डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है और डाउनलोड के बाद थ्योरी के पेपर तो वो खुद सोल्व कर लेंगे गूगल करके या जहां से भी उनको सोल्व करना है। बट अकाउंट्स का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैं आप सबके लिए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो अकाउंट्स का पेपर है उसका सॉल्यूशन लेके आया। ठीक है जी। तो देखिए मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं पेपर का सॉल्यूशन करना। ठीक। मेरा नाम है जी रोहित सरावगी और बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9899669913। ठीक है जी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आपके बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट में बीकॉम प्रोग्राम का जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है असाइनमेंट में, वो देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है जी, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसी दो के आंसर देने हैं। ठीक है जी, दे देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, फर्स्ट ए पार्ट, इनमें से कोई दो आंसर देने हैं। तो एक तो आपको कंसिस्टेंसी कन्वेंशन के बारे में बताना है। ठीक है। एक तो आपको जी कंसिस्टेंसी कन्वेंशन के बारे में बताना है और दूसरा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है। ठीक। उसके बाद में आपको बताना है जी व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग बताना है और मीनिंग बताने के बाद आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो एडवांटेज है जो बेनिफिट है वो भी बताने हैं। तो कहने का मतलब कोई भी आपको दो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक। लेकिन मैंने आपके लिए तीनों के आंसर दिए हैं, जो आपको ठीक लगे वो दो आप अटेम्प्ट कर लेना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो सिग्निफिकेंस है तो वो आपको बताना है। ठीक है जी। तो चलिए जी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंसिस्टेंसी के बारे में। तो देखिए पहला आंसर आपकी स्क्रीन पे, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है जी। आप इसको लिख लेंगे क्योंकि थ्योरी का आंसर है और मेन मेरा पर्पज आपको समझाने के साथ साथ आपका पेपर सोल्व कराना है। ठीक। जो असाइनमेंट है वो हमें सॉल्यूशन करना है। तो आप देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको रिकॉर्ड, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। ठीक। तो यहां तक नोट करने के बाद कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी हेल्प इन द फॉलोइंग मैनर, फर्स्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है जी। और सेकेंड पॉइंट के लिए मैं थोड़ा सा इस स्लाइड को ऊपर कर देता हूं, आप देख सकते हैं। ठीक है। आपको पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। इसको आपको नोट डाउन करना है अगर आप फर्स्ट का ए पार्ट करते हैं। ठीक। ये था आपका कंसिस्टेंसी, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट भी देना है आंसर। तो उसके लिए आता हूं जी नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया जी मैं इसमें, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ठीक है जी। तो इसका भी आपको आंसर लिखना है। तो ये आपका फर्स्ट का ए पार्ट है और पहले, इससे पहले जो कंसिस्टेंसी था वो भी फर्स्ट का ए पार्ट था। ठीक है जी। पोज करके आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना इसको। आते हैं जी फर्स्ट के बी पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के देखो बी पार्ट पे आया मैं, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है और बी पार्ट में पूछा गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक। तो आप यहाँ पे मीनिंग लिख सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का और मीनिंग लिखने के बाद में आपसे पूछा गया था इसके बेनिफिट भी बताने हैं। ठीक। तो बेनिफिट जी मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे बता रखे हैं। ये रहे आपके एडवांटेज और बेनिफिट या मेरिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये भी वन का बी पार्ट है। ठीक है जी। एडवांटेज दे रखे आपको एक, दो, तीन, चार, पांच और छह एडवांटेज है। ठीक। फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा वीडियो को पॉज करना और इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो ये वन का बी पार्ट हो गया। कहने का मतलब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दो अटेम्प्ट करने थे, लेकिन अगर आपका मन करता है कि हम तो कौन सा सी पार्ट अटेम्प्ट करेंगे,
तो आपके लिए मैंने सी पार्ट भी इसमें साथ साथ इंसर्ट कर दिया है, जिसमें दे रखा था आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन का पहले तो आपको मीनिंग बताना है। ये 1 का सी पार्ट है जी। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपको बताना है। ठीक, इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे वर्क इन प्रोग्रेस लेते हैं, फिनिश्ड गुड्स लेते हैं। उसके बाद में आपको क्या 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 बताना है इसमें, आपको बताना है सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। उसके लिए हम आ जाएंगे जी नेक्स्ट स्लाइड पे। सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया मैं सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे। मतलब क्या इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो बताना चाह रहा हूं। तो इसमें जी सिग्निफिकेंस आप इसमें से नोट डाउन करना। ठीक, उसके बाद में ये टोटल इसके सिग्निफिकेंस है जी यहां तक। कहने का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट दे रखे हैं, 1A 1B 1C, और आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, और मैंने आपके लिए इसमें तीनों की तीनों इंसर्ट कर दिए। चलिए जी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा आपके बुक में, आपके असाइनमेंट में। तो ये रहा जी आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है कंपनी का डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अ कंपनी हैड ए बैलेंस ऑफ 4,05,000 का बैलेंस है ऑन 1/1/2018 को इन इट्स मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी, मशीन अकाउंट में 4,05,000 रुपए का बैलेंस दे रखा है। कब दे रखा है? 1 जनवरी 2018 को। ठीक, और कंपनी जो डेप्रिसिएशन लगा रही थी, कंपनी 10% पर एनम डेप्रिसिएशन लगा रही थी, और वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रही थी। ठीक, उसके बाद में इसी साल 1 जुलाई 2018 को कंपनी ने क्या किया, ये जो 4,05,000 की मशीन है, इसमें से एक पार्ट, ठीक, 87,500 का सेल कर दिया। और ये पार्ट खरीदा कब था? ये खरीदा था जी 1/1/2016 को खरीदा था 1,20,000 का, और बेचा कब? 1 जुलाई 2018 को बेच दिया 87,500 का। तो सबसे पहला वर्किंग नोट हम इसी का बनाएंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। एंड ऑन द सेम डेट, इसी डेट पे क्या किया, कंपनी ने एक नई मशीन खरीदी 2,50,000 रुपए की। ठीक है जी, ऑन 31 दिसंबर 2018 कंपनी के जो डायरेक्टर थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम मेथड चेंज करेंगे, और जो 10% डब्ल्यूडीवी था उसको कर देंगे जी 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। और कब से करना है, ये इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है, वो आपको करना है जी, चेंज करना है 1/1/2016 से चेंज करना है। और रेट पहले भी 10% था और अब भी 10% है। तो आपको मशीन अकाउंट बनाना है, केवल 1 साल के लिए बनाना है, फॉर द ईयर एंडेड 2018 के लिए बनाना है जी। करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो मैंने इसका सॉल्यूशन पहले से कर रखा है, केवल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रखा है। तो आपको दे रखा है जी 1/1/2018 को मशीन का बैलेंस है जी 4,05,000 रुपए का बैलेंस है। ठीक, उसके बाद में दे रखा है 1 जुलाई 2018 को। ठीक, 1 जुलाई 2018 को कहता है जो आपने एक मशीन खरीदी थी 1/1/2016 को, उसको हमने 1 जुलाई 2018 को बाई बैंक सेल कर दिया। कितने पे सेल कर दिया? 87,500 पे सेल कर दिया। खरीदा कब था? 1/1/16 में खरीदा था। तो कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इसकी कैलकुलेशन हम वर्किंग नोट में कर लेते हैं। तो चलो जी नेक्स्ट स्लाइड पे आए। हमने लिखा वर्किंग नोट में, ये मैंने वर्किंग नोट बना रखा है, आप देख सकते हैं। हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ मशीन। ठीक है जी, तो 1/1/2016 को कहता है हमने एक मशीन खरीदी थी 1,20,000 रुपीज की। उसके ऊपर हमने पहले डेप्रिसिएशन लगाया 2016 का, क्योंकि जनवरी से दिसंबर का ईयर है। और उस टाइम कौन सा रेट चल रहा था आपका? डब्ल्यूडीवी रेट चल रहा था, तो 10% डब्ल्यूडीवी लगाया जी 12,000। तो वैल्यू बची 1/1/2017 को, ये बची जी 1,08,000 रुपए। ठीक, उसके बाद फिर डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन लगाया 10%, तो वैल्यू बची जी 97,200 1/1/2018 को। कहने का मतलब 97,200, ये वैल्यू हमारी 4,05,000 की जो मशीन है
उसमें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होगी। ठीक, उसके बाद इस साल का ट्रांजेक्शन, इस साल 1 जुलाई 2018 को मशीन बेच दी, तो 6 महीने का मैंने डेप्रिसिएशन लगाया, तो वैल्यू बची थी 1 जुलाई 2018 को 92350, और हमने इसको 87,500 पे सेल कर दिया, तो लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ जी 4840 का लॉस हो गया। ठीक है, तो इस साल के ट्रांजेक्शन क्या हुए? एक तो इस साल का डेप्रिसिएशन लगाया हमने 4860, इस साल हमने मशीन बेच दी 87,500 पे, और इस साल लॉस हुआ मशीन को बेचने से कितना? 4840 का लॉस हुआ। तो इस साल के जो ट्रांजेक्शन है वो मशीन अकाउंट में मैं लेके जाऊंगा फॉर द ईयर 2018 के जो ट्रांजेक्शन है। तो आ जाओ जी मशीन अकाउंट पे, कितने की बेची वो हमने पहले ही दिखा दिया। इस साल का डेप्रिसिएशन लगा 4860, और मशीन को बेचने से लॉस हुआ जी 4840 का। ठीक है, उसके बाद में कंपनी ने डिसाइड किया कि हम मेथड चेंज करेंगे, ठीक, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016 से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी मशीन है 4,05,000 रुपए की, ये 1/1/2018 को है, तो इसकी वैल्यू 1/1/2016 को कितनी थी, हमें ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं जी 1/1/2016 को हमारी मशीन की कितनी वैल्यू थी। तो मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1/1/2016। ठीक है जी, और जो मेरे से पढ़ चुके हैं बीकॉम में उनको पता है कैसे निकालना होता है, तो उस टाइम 100 लेट कर लेंगे। तो लिखा लेट वैल्यू ऑन 1/1/2016 100 रुपीज, माइनस करेंगे इसमें डेप्रिसिएशन 10%, WDV 10 रुपए, तो वैल्यू बची थी 90 1117 को, फिर डेप्रिसिएशन लगाया 9, तो वैल्यू बची 11/2018 को 81 वैल्यू बची। कहने का मतलब आज 81 वैल्यू है। ठीक, आज अगर 81 वैल्यू है तो 1/1/2016 को कितनी वैल्यू थी वो निकाल लेंगे। तो मैंने लिखा जी 1/1/2016 को कितनी वैल्यू थी तो वो निकाल लेंगे। तो उस टाइम 100 थी, तो आज 81 है, और आज अगर 4,05,000 रुपए मशीन की वैल्यू है, तो उस टाइम कितनी थी जी? उस टाइम मशीन की वैल्यू आ गई आपकी 5 लाख रुपीज वैल्यू आ गई, जिसमें से आपने एक पार्ट 1,20,000 का जो पार्ट था वो आपने सेल कर दिया, तो वो मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि चेंजेस उसी पे निकालना होता है जो एग्जिस्टिंग मशीन है। तो एग्जिस्टिंग मशीन बची जी हमारी 3,80,000 की एग्जिस्ट कर रही है, आज हमारे पास है ये मशीन। ठीक, अब कंपनी ने मेथड चेंज कर दिया, तो मेथड चेंज किया जी WDV से स्ट्रेट लाइन में मेथड चेंज किया, तो देख लेते हैं कितना इफेक्ट आया। तो 3,80,000 की जो मशीन थी कब थी? 1/1/2016 को, और कंपनी WDV लगा रही थी, तो पहले 2016 में लगाया 38,000, फिर 2017 में लगाया जी 34,200। कैसे? 3,80,000 में से 38 माइनस करेंगे तो कितना बचा? बचा जी 3,42,000 बचा। 342,000 का 10% WDV में 34,200। कहने का मतलब WDV में टोटल डेप्रिसिएशन लगा 72,200 रुपीज। ठीक है, अब मेथड चेंज हो गया जी स्ट्रेट लाइन मेथड, और स्ट्रेट लाइन में जी पहले साल का भी 38 और दूसरे साल का भी डेप्रिसिएशन 38। कहने का मतलब टोटल लगा जी 76,000। हम आए WDV से आए स्ट्रेट लाइन मेथड पे आए। ठीक, तो डेप्रिसिएशन क्या हो गया जी? बढ़ गया। कितना बढ़ गया? कितना एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगाया हमने? तो दोनों का डिफरेंस ले लूंगा मैं, 76,000 माइनस करूंगा जी। ठीक, 76,000 में से माइनस करूंगा 72,200, तो ये आ गया जी आपका एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आ गया, कितना? 3,800 रुपीज आ गया। इसको मैं दिखा दूंगा मशीन अकाउंट। तो आ गया जी मशीन अकाउंट पे, मैंने लिखा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगा 3,800। ठीक, ये आ गया मेथड चेंज होने का जो इफेक्ट था वो दिखाया गया। अब इस साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। इस साल मेथड चेंज होके हो गया जी स्ट्रेट लाइन मेथड, तो मैंने लिखा बाई डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन पे 38, क्यों? स्ट्रेट लाइन है, 16 का भी 38, 17 का भी 38 और 18 का भी 38। ठीक है जी, और दूसरी मशीन कौन सी है? ये वाली है 2,50,000 की। 250 में पूरे साल का बनता जी 25,000,
तो हाफ ईयर का कितना बना 12,500। तो ये टोटल आ गया आपका डेप्रिसिएशन आ गया। और फिर मैं लिख दूंगा जी बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कैसे लिखेंगे? 3 साल पहले मशीन थी जी 3,80,000 रुपए की, और उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है 2016 का 38, 2017 का 38, 2018 का 38। तो 3,80,000 में से 38 38 38 जब माइनस करेंगे तो वैल्यू बची थी 2,66,000। और दूसरी मशीन तो आपके सामने दे ही रखी है 250 की थी, माइनस किया जी 12,500, तो वैल्यू बची 2,37,500। और ये आ गया मशीन का बैलेंस आ गया। और हम क्या करेंगे बाद में दोनों साइड का टोटल इक्वल कर देंगे। ये आ गया जी 6,55,000 और 6,55,000। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। कहने का मतलब जो आपका असाइनमेंट की जो रिक्वायरमेंट थी कि आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो वो आपके हो चुके हैं। ठीक, लेकिन मैं आपको चारों क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। देखो क्या दे रखा है, बॉम्बे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2014। ठीक, बॉम्बे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कौन है जी? ये हायर परचेजर है। हायर परचेजर ने, ये कौन है जी? ये हायर परचेजर है। हायर परचेजर ने दिल्ली मोटर, कौन है ये जी? हायर वेंडर है। इससे 5 ट्रक खरीदे और एक ट्रक की कॉस्ट है जी 3 लाख रुपए। ठीक है, पेमेंट कैसे करना है? 10% जो कैश प्राइस है उसका डाउन पेमेंट करना है, और कैश प्राइस का ही 25% क्या करना है जी? 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। 25% ऑफ कैश प्राइस एट द एंड ऑफ द 4 सब्सिक्वेंट हाफ ईयर। ठीक, हाफ ईयर से 4 इंस्टॉलमेंट पे करनी है। कहने का मतलब है 110 रुपए पे करना है 100 के बदले। कैसे? 10% तो कैश प्राइस दे दिया, कैश प्राइस का 10% क्या दे दिया? डाउन पेमेंट दे दिया, और उसी कैश प्राइस का 25 25 25 25 4 पर दे दिया। कहने का मतलब 100 के बदले 110% दे दिया। वो 10% क्या हो गया आपके लिए? वो इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया, जिसकी मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा। पेमेंट कहता है पहली इंस्टॉलमेंट आएगी कब? आई पहली इंस्टॉलमेंट 1 अप्रैल के बाद पहली इंस्टॉलमेंट आएगी 30 सितंबर को। ठीक है जी, और दूसरी इंस्टॉलमेंट आएगी 31 मार्च, ये 30 सितंबर 2014, ये 31 मार्च 2015 को। कहता है ये वाली इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया, और इसकी वजह से ट्रक क्या हो गए? सीज हो गए। बट बाद में बातचीत होने के बाद आफ्टर नेगोशिएशन हायर परचेजर वाज अलाउड टू कीप 3 ट्रक, कि आप 3 ट्रक रख लो, हायर वेंडर ने कहा, बाकी 2 ट्रक हम आपसे वापस ले लेंगे, रिपर्चेज कर लेंगे। और ट्रक जो वापस लेंगे उसकी वैल्यूएशन 25% डेप्रिसिएशन लगाकर वापस लेंगे। बॉम्बे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड अपनी बुक्स जो क्लोज करते हैं वो 31 मार्च को करते हैं। ठीक, कहने का मतलब अपने को 1 साल की अकाउंटिंग करनी है, क्योंकि 1 अप्रैल 14 को खरीदा और 31 मार्च 2015 को इंस्टॉलमेंट दे नहीं पाया। ठीक है, तो 1 साल का ये अकाउंट बनाना है। और डेप्रिसिएशन लगाना है जी 15% पर एनम। कौन लगाता है? हायर परचेजर 15% लगाता है, जबकि हायर वेंडर ने 25% डेप्रिसिएशन लगा के ट्रक को वापस लिया। वेंडर ने क्या किया? जो 2 ट्रक वापस लिए थे उस पर 60,000 रुपए स्पेंड किए, ठीक, रिपेयर वगैरह कराने पे, और बाद में उन ट्रक को सोल्ड वन ऑफ देम, उनमें से एक ट्रक कितने का बेच दिया जी? 2,50,000 रुपए का बेच दिया। एक ट्रक बेचा है 2,50,000 का, ध्यान रखिएगा इस बात का। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। ठीक है, करना स्टार्ट। तो ये मैंने बनाया जी, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज बोला गया है। ठीक, तो इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज बोला गया है ना। तो बोथ द पार्टीज के केस में मैं आपको बता दूं, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, ये जो बॉम्बे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है ये हायर परचेजर है, और इसकी बुक्स में 2 अकाउंट बनेगा। एक तो हायर वेंडर का अकाउंट बनेगा, और दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा? एक असेट का अकाउंट बनेगा, जिसका नाम है जी ट्रक अकाउंट। ठीक, उसके बाद में मैं बनाऊंगा इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर की बुक्स में एक तो हायर परचेजर का अकाउंट बनेगा, और दूसरा अकाउंट बनेगा जी इन द बुक्स ऑफ दिल्ली मोटर। एक तो हायर परचेजर का अकाउंट बनेगा, बॉम्बे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का अकाउंट बनेगा, और दूसरा अकाउंट आपका बनेगा जी, कौन सा अकाउंट बनेगा? गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में वर्किंग नोट पहले कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में अपने को इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं दे रखा है। तो चलिए जी पहले इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट,
ठीक, एक ट्रक था जी 3 लाख रुपए का, कहने का मतलब 5 ट्रक का कैश प्राइस कितना हो गया, 15 लाख रुपए हो गया। 5 ट्रक का कैश प्राइस हो गया जी 15 लाख रुपीज हो गया, जिसमें 10% कैश प्राइस डाउन पेमेंट दे दिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कितना, 15 लाख का 10% 1,50,000, और उसी कैश प्राइस का 4 इंस्टॉलमेंट बना दी 375 की। ठीक है जी, 25%, 15 लाख का जब 25% करेंगे तो 375 आएगा। ये 4 इंस्टॉलमेंट बना दी, कहने का मतलब 15 लाख और भी देना है। टोटल कितना देना है हायर परचेज प्राइस, ये देना है जी आपको 1,50,000 डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट अमाउंट। ठीक है जी, 15 लाख, तो टोटल कितना देना है जी आपको 16,50,000 रुपए देना है, जबकि कैश प्राइस कितना था 15 लाख रुपए था। तो आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि टोटल इंटरेस्ट सर हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट होता है, दैट इज ₹1,50,000 आपका टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। ठीक है जी, उसके बाद में मैं चलूंगा, ये तो मैंने टोटल इंटरेस्ट बताया है। अब आप पूछेंगे सर पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी और चौथी इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है, वो बता देता हूं। तो आ जाओ जी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखो 4 इंस्टॉलमेंट है, पहली इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू होगी, कब होगी ये होगी जी 30/9/2014 को। ठीक है जी, दूसरी इंस्टॉलमेंट आएगी 31 मार्च 2015 को, फिर 30/9/2015 को, और फिर 31 मार्च 2016। और जब क्वेश्चन में रेट ना दे रखा हो, टोटल इंटरेस्ट हो, तो 5 इंस्टॉलमेंट हो तो 5 4 3 2 1 के रेशियो में बांटेंगे। लेकिन हमारे क्वेश्चन में 4 इंस्टॉलमेंट हो, मैंने लिखा जी 4 3 2 1 के रेशियो में बांट। तो टोटल जो इंटरेस्ट था 1,50,000, उसको 4 3 2 1 में बांटा। तो पहली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है 60,000, दूसरी में 45, तीसरी में 30,000, और चौथी में जी 15,000 रुपए का इंटरेस्ट। ठीक, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, ये आपका पहला वर्किंग नोट। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूं जी दूसरा वर्किंग नोट क्या बनाना है। पहला वर्किंग नोट था इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना, हर इंस्टॉलमेंट में कितना कितना इंटरेस्ट है। बाद में बात कर रहा हूं जी दूसरा वर्किंग नोट। दूसरा वर्किंग नोट पहले बना लेते हैं। कहता है उसने जो 2 ट्रक वापस लिए थे, है ना, 2 ट्रक जो वापस लिए थे उस पे हायर परचेजर 15% डेप्रिसिएशन लगा रहा था और हायर वेंडर 25% डेप्रिसिएशन लगा रहा था। तो मैं निकाल रहा हूं जी लॉस कितना हुआ रीपोजीशन पे। तो देखो जी लॉस ऑन रीपोजीशन के लिए मैंने दूसरा वर्किंग नोट बनाया, तो मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन रीपोजीशन। तो एक तरफ मैंने लिखा हायर परचेजर और एक तरफ लिखा हायर वेंडर। हायर परचेजर 15% डेप्रिसिएशन लगा रहा है और हायर वेंडर कितना लगा रहा है जी 25% डेप्रिसिएशन लगा रहा है। 2 ट्रक वापस लिए, तो 2 ट्रक का कैश प्राइस कितना था, एक का 3 लाख था, तो 2 का हो गया जी 6 लाख रुपए। 1 अप्रैल 2014 को 2 ट्रक की वैल्यू कितनी थी, 6 लाख, और 6 लाख रुपए वैल्यू थी। 31 मार्च 2015 को जब इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए तो 2 ट्रक वापस लिए, एक पूरा साल हो चुका है। तो हायर परचेजर लगाता है 15% डेप्रिसिएशन, 6 लाख का 15% 90,000, और इसने 25% डेप्रिसिएशन लगा के वापस लिया, 6 लाख का 25% 1,50,000। हायर परचेजर की बुक में ट्रक की वैल्यू थी जी 31 मार्च 2015 को ट्रक की वैल्यू थी 5,10,000, जबकि इसने वापस लिए 4,50,000 पे, कम पे वापस लिए, तो लॉस हो गया। लॉस ऑन रिपोजिशन कितना हो गया जी 60,000 रुपए लॉस ऑन रिपोजिशन हो गया। ठीक, 5,10,000 की एसेट उसने 4,50,000 पे वापस ली, तो कितना लॉस हो गया, डिफरेंस 60,000 का लॉस हो गया। उसके बाद में जो हायर परचेजर के पास जो 2 ट्रक बचे उनकी कितनी वैल्यू है वो भी वर्किंग नोट में बना लेते हैं। ठीक है जी, तो अगले पेज पे वैल्यू ऑफ 3 ट्रक, 2 ट्रक तो वापस ले लिए, तो 3 ट्रक बचे ना, किसके पास बचे 3 ट्रक, हायर परचेजर के पास बचे, उस 3 ट्रक की वैल्यू बता रहा हूं। तो वैल्यू थी जी 1 अप्रैल, ये तीसरा वर्किंग नोट है, 1 अप्रैल 2014 को कितनी वैल्यू थी इन ट्रक की, वैल्यू थी जी 3 लाख इंटू 3, 9 लाख रुपीज वैल्यू थी इन 3 ट्रक की। और हायर परचेजर डेप्रिसिएशन लगाता है, कितना परसेंट लगाता है जी 15% लगाता है।
तो 9 लाख का 15% हो गया 1,35,000 रुपए। ठीक, तो इन ट्रक की वैल्यू आ जाएगी जब हायर परचेजर की बुक बनाऊंगा, उसमें जब ट्रक अकाउंट बनाऊंगा तो ट्रक अकाउंट का बैलेंस देख लेना आप। 31 मार्च 2015 को कितना बैलेंस आएगा? ये आएगा जी 7,65,000 का बैलेंस आएगा आपका। ठीक है, 7 लाख कितना आएगा? 65,000 का आपका बैलेंस आएगा। ठीक है, चलिए जी वर्किंग नोट बना लिए, अब क्वेश्चन में पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बनाया इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, बॉम्बे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कौन है जी? ये हायर परचेजर है। और इसकी बुक्स में मैंने अकाउंट बनाया दिल्ली मोटर का अकाउंट, और दिल्ली मोटर कौन है जी? हायर वेंडर है। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या किया हमने? हायर वेंडर से ट्रक खरीदे। कब खरीदे? 1 अप्रैल 2014 को 5 ट्रक खरीदे। तो मैंने लिखा जी बाई ट्रक अकाउंट। 5 ट्रक की वैल्यू थी 15 लाख रुपए। ठीक है जी, और जैसे ही ट्रक खरीदे 1 अप्रैल 14 को, वैसे ही 10% हमने डाउन पेमेंट दे दिया। हमने लिखा जी टू बैंक। क्या किया हमने? डाउन पेमेंट कर दिया। कितना किया? 10%, 1,50,000 रुपए। उसके बाद पहली इंस्टॉलमेंट आई 30/9/2014 को। हमने पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू की। हमने लिखा जी बाई इंटरेस्ट, और पहली इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट कितना हमने निकाल रखा वर्किंग नोट में? 60,000 रुपए इंटरेस्ट है। और 30/9 को हमने इंस्टॉलमेंट पे भी कर दी, 30/9/2014 को। ये लिखा जी मैंने टू बैंक। पहली इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी। कितने की थी? 3,75,000 रुपीज की पहली इंस्टॉलमेंट थी। ठीक, उसके बाद में आई थी दूसरी इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2015 को। मैं इसी साल में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसका ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 है। मैंने लिखा इसमें बाई इंटरेस्ट। ठीक है जी, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है। कितना था? 45,000 था। लेकिन वो दूसरी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट पे नहीं कर पाया, तो हायर वेंडर ने क्या किया जी? जो ट्रक खरीदे थे, बाई ट्रक लिखा था हमने, उसमें से 2 ट्रक वापस ले लिए। तो हम कर देंगे जी 2 ट्रक। 2 ट्रक क्या कर दिए? वापस ले लिए। कितने पे वापस लिया? आप वर्किंग नोट लिख सकते हैं यहाँ पे। कितने पे लिए 2 ट्रक वापस? ये लिए जी इसने 4,50,000 रुपए पे 2 ट्रक वापस ले लिए। ठीक, तो बाकी जो बैलेंस आएगा वो लिख दूंगा यहाँ पे टू बैलेंस शीट। क्वेश्चन में हमें आगे की इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी, तो मैं क्वेश्चन अपना यहीं तक, एक ही साल की अकाउंटिंग करूंगा। तो ये टोटल आ गया जी मेरा 16,05,000 इस साइड का, माइनस किया इसमें से 4, 3, 7, 1, 8, 1, 9, 9,75,000 माइनस किया। तो ये बैलेंस आ गया जी मेरा 6,30,000 रुपए का बैलेंस सीडी आ गया। तो ये टोटल कर दिया जी मैंने 16,05,000। तो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर पहला अकाउंट बनाया मैंने दिल्ली मोटर्स का। ठीक है जी, उसके बाद में इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर बॉम्बे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड की बुक्स में दूसरा अकाउंट बना रहा हूं, ट्रक का अकाउंट। तो ट्रक खरीदे जी 1 अप्रैल 2014 को। किससे खरीदे? दिल्ली मोटर्स से खरीदे। तो मैंने लिखा जी टू दिल्ली मोटर्स। 15 लाख रुपए के ट्रक परचेज किए। ठीक, उसके बाद में 31 मार्च 2015 को पूरे साल का हमने बाई डेप्रीशिएशन लगाया जी 15 लाख का 15% डेप्रीशिएशन लगाता है हायर परचेजर। कितना बना? ये बना जी 2,25,000 रुपए डेप्रीशिएशन बना आपका। उसके बाद में क्या हुआ? हायर परचेजर सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाया, तो हायर वेंडर ने 2 ट्रक वापस ले लिए। तो हमने लिखा जी बाई दिल्ली मोटर्स। 2 ट्रक वापस लिए। कितने पे वापस लिए? 4,50,000 रुपए पे वापस लिए। ठीक है जी, वापस लिए तो लॉस भी हुआ, तो मैंने लिखा बाई लॉस ऑन रीपोजिशन। क्या लिखा जी? बाई लॉस ऑन रीपोजिशन। कितना लॉस हुआ था? 60,000 रुपए का लॉस हुआ था।
तो बाकी जो 3 ट्रक बच गए थे, 2 ट्रक तो वापस ले लिए, और जो 3 ट्रक बचे उसका बैलेंस शीट ही मैंने पहले से ही निकाल रखा है। कितना निकाला था वर्किंग नोट में? 7,65,000 वर्किंग नोट नंबर 3 में निकाल रखा है जी। ठीक, तो दोनों साइड का टोटल करके देखना, बिल्कुल इक्वल आएगा आपका। अगर इक्वल नहीं आता तो हमारा आंसर गलत होगा। तो 7 और 4 11, 12 13, 13 लाख, ये आ गया जी 15 लाख। ठीक है, आप टोटल करके देख लीजिएगा, मैंने कर लिया है। टोटल आ गया जी 15 लाख और 15 लाख रुपीज। ठीक, तो ये मैंने बना दी थी इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। 2 अकाउंट बनते हैं, एक बनता है हायर वेंडर का अकाउंट, एक बनता है जी असेट का। आगे चलते हैं जी, मैं बना रहा हूं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, इन द बुक्स ऑफ दिल्ली मोटर्स। और दिल्ली मोटर कौन है जी? हायर वेंडर है ये। इसकी बुक्स में हमने बनाया हायर परचेजर का अकाउंट, और ये अकाउंट बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। किसका? जो हमने हायर परचेजर की बुक्स में जो हायर वेंडर का अकाउंट बनाया था उसका बिल्कुल रिवर्स करना है। ठीक है जी, तो मैंने एंट्री करना स्टार्ट किया इसमें। ठीक, मैंने एंट्री कीजिए हायर परचेजर अकाउंट डेबिट 1 अप्रैल 2014 को। इसमें लिखा टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट। कितनी सेल की? 5 ट्रक, 15 लाख के सेल किए। जैसे ही सेल किया 1 अप्रैल 14 को, वैसे ही हमने डाउन पेमेंट रिसीव की। किसने? हायर वेंडर ने। तो बाई बैंक डाउन पेमेंट रिसीव कीजिए। कितना? 1,50,000 रुपए। ठीक है जी, उसके बाद में अगली डेट आई थी 30/9/2014 को, हमने इंस्टॉलमेंट ड्यू की। तो मैंने लिखा टू इंटरेस्ट, पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू की। कितना आया? ये आ गया जी 60,000 रुपए। और पहली इंस्टॉलमेंट हमने टाइम पे रिसीव भी कर ली 30/9/2014 को। ये लिखा जी मैंने बाई बैंक। ठीक है, ये लिख दिया जी मैंने, बाई बैंक लिखा। बाई बैंक लिखा। पहली इंस्टॉलमेंट 3,75,000। उसके बाद में 31 मार्च 2015 को फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट लिखा मैंने, टू इंटरेस्ट। कितना है दूसरी इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट? ये जी 45,000 का इंटरेस्ट है। लेकिन 31 मार्च 2015 को हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाया, तो हायर वेंडर ने क्या किया? गुड्स को रीपर्चेज कर लिया। तो मैंने लिखा जी बाई गुड्स रीपर्चेज्ड। ठीक, 4,50,000 पे ट्रक वापस ले लिए। ठीक है, और बाकी जो बैलेंस बचेगा वो पैसा लेना रह गया। किससे? हायर परचेजर से। कितना आया था? ये आया था जी आपका 6,30,000 का अमाउंट आया। ठीक, जो उसका बैलेंस आएगा उसमें टू बैलेंस शीट ही आया था, और इसमें आएगा जी बाई बैलेंस शीट। टोटल कर लीजिए, इक्वल आएगा। तो 15 16 16,05,000, उसका भी टोटल यही था। इसका कर लेते हैं 6 4 10 3 13 1 14 1 15 15 लाख 16 16,05,000। ठीक है जी, ये हो गया इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हमने हायर परचेजर का अकाउंट बना दिया। अब लास्ट अकाउंट बनाते हैं जी, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। तो हमने लिखा था अभी अभी 31 मार्च 2015 को हमने लिखा बाई गुड्स रिपोजेस्ड। तो इसमें लिखेंगे जी टू बॉम्बे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। ठीक है जी, टू बॉम्बे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड 4,50,000 रुपए के हमने गुड्स से रिपोजेस कर। फिर कहता है उसके ऊपर हमने 60,000 रुपए के एक्सपेंसेस भी किए टू बैंक। 60,000 रुपए हमने क्या कर दिया जी? उसके ऊपर खर्चा कर दिया। ठीक है, ठीक है, 60,000 हमने क्या कर दिया जी? उसके ऊपर एक्सपेंसेस कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है क्वेश्चन में? आगे पढ़ लेते हैं। आगे दे रखा है वेंडर ने 60,000 रुपए खर्च किए रिपेयर पे, और सोल्ड वन ऑफ देम फॉर रुपीज 2,50,000 रुपए। और उनमें से क्या किया? एक ट्रक 250 का बेच दिया। ठीक है,
तो मैंने लिखा बाई बैंक, बाई बैंक एक ट्रक कितने का बेचा जी? 2,50,000 का बेच दिया। ठीक थे कितने? 2 ट्रक थे। 2 ट्रक की वैल्यू आई थी जी आपकी कितना? 5,10,000 आ रही थी। 4,50,000 प्लस 60,000, 5,10,000 आ रही थी। ठीक, उसमें से एक ट्रक का तो बैलेंस बच गया ना, तो 5,10,000 2 ट्रक की वैल्यू थी, तो एक ट्रक की बैलेंस कितना बच गया? डिवाइड बाई 2, तो ये बच गया जी आपका 2,55,000 रुपए बैलेंस बच गया एक ट्रक का। तो देख लेते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इधर का टोटल आ रहा है जी 5,05,000 और इधर का टोटल आ रहा है 5,10,000। तो लॉस हो गया आपको इस ट्रक को बेचने से बाई प्रॉफिट एंड लॉस। जो ट्रक बेचा उसकी वजह से लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ? 5,000 का लॉस हो गया। तो दोनों साइड का टोटल इक्वल कर दूंगा, 2 2 4 1 5, 5,10,000 और इधर का भी टोटल इक्वल कर देंगे जी, आ गया 5,10,000। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन दे रखा है। तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो ये सारे वर्किंग नोट आप लोगों ने कर भी लिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए लास्ट तक, क्योंकि वीडियो है। लॉस ऑन रिपोजिशन इसका आ रहा है और वैल्यू ऑफ 3 ट्रक। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन दे रखा आपकी स्क्रीन पे, पी क्यू आर एंड एस had been carrying on business in partnership sharing profit and loss in the ratio of 4:3:1। ठीक है जी, 4:3:2:1 का रेशियो है। they decided to dissolve the partnership on the basis of the following balance sheet on 30 अप्रैल 2011 की बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है, कैपिटल दे रखी है जी पी और क्यू की। क्यों? क्योंकि आर और एस की नेगेटिव कैपिटल है। जनरल रिजर्व दे रखा है, कैपिटल रिजर्व दे रखा है, क्रेडिटर है जी, लोन है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक, डेटर, कैश और कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस दे रखा है। उसके बाद दे रखे हैं जी कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं कि असेट जो है हमने बेची इस टाइप से, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, एक्सपेंसेस हुआ डिसोल्यूशन पे। फर्दर क्रेडिटर, मतलब जो क्रेडिटर थे उनको तो पेमेंट करनी ही करनी थी, उसके अलावा 18,000 के क्रेडिटर और थे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो उनको भी पेमेंट की हमने। आर इंसॉल्वेंट हो गया और उससे कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। आपको गार्नर वर्सेस मुरे रूल अप्लाई करना है। इसके अलावा आपको रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाना है। ठीक है जी, करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बनाया जी, देखिए अपने आपके सामने मैंने बनाया जी सबसे पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। तो रियलाइजेशन में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दे रखा था जी आपको कैपिटल दे रखी है। ठीक, तो कैपिटल तो चली जाएगी जी, कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। तो पी और क्यू की कैपिटल के लिए मैंने लिखा इसमें बाई बैलेंस बीडी। कितनी कैपिटल दे रखी है? कैपिटल दे रखी है जी पी और क्यू की 1,68,000 और 1,08,000 रुपीज कैपिटल दे रखी है। देख लेते हैं, 1,68,000 और 1,08,000 रुपीज कैपिटल दे रखी है। तो मैंने कैपिटल अकाउंट में लिखा बाई बैलेंस बीडी 1,68,000 और 1,08,000 रुपीज कैपिटल गिवन है। ठीक, मैंने 2 कैपिटल अकाउंट बना रखे, मेरे पास स्पेस कम था स्क्रीन पे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक साथ बना सकते हैं। मैंने आर और एस का कैपिटल अकाउंट अलग से बना रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आगे दे रखा है जनरल रिजर्व दे रखा है, कैपिटल रिजर्व दे रखा है, तो इन दोनों को बांट दूंगा मैं। तो मैं आया जी कैपिटल अकाउंट पे, मैंने लिखा यहाँ पे बाई जनरल रिजर्व। ठीक, और बाई लिखा जी कैपिटल रिजर्व। जो भी अमाउंट दे रखा है उसको प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट दूंगा। तो मैंने लिखा बाई जनरल रिजर्व और बाई कैपिटल रिजर्व लिख दिया इसमें। ठीक, तो ये मैं लिख रहा हूं जी आपके सामने, बाई जनरल रिजर्व का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं। जनरल रिजर्व का आपको अमाउंट दे रखा है 95,000।
ठीक, तो मैंने जनरल रिजर्व 95 को डिस्ट्रीब्यूट किया, रेशियो है जी 4 3 2 1। तो पी का कितना आया, पी का आ गया जी आपका ये 38,000, क्यू का आ गया जी आपका 28,500। ठीक है, इसी तरह से इसमें लिखूंगा बाई जनरल रिजर्व, आर का शेयर आया जी जनरल रिजर्व में 19,000 और एस का शेयर आया जी 9,500। ठीक, उसके बाद में कैपिटल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। कैपिटल रिजर्व आपको दे रखा है जी ये 25,000 रुपए दे रखा है, तो 25,000 को बांट रहा हूं 4 3 2 1 में, तो इसका शेयर आया जी 10,000, इसका है आपका 7,500। इसमें लिखूंगा भाई कैपिटल रिजर्व, इसका है आपका 5,000 रुपए और इसका है जी आपका 2,500 रुपए। ठीक, उसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आगे दे रखा है जी क्रेडिटर दे रखे हैं और लोन दे रखा है। ठीक है जी, तो क्रेडिटर और लोन तो रियलाइजेशन अकाउंट में आते हैं, तो मैंने यहां पे लिखा बाई क्रेडिटर और लिखा जी बाई मॉर्टगेज लोन। तो आपको क्रेडिटर जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं जी, क्रेडिटर दे रखे हैं 36,000 के और मॉर्टगेज लोन का अमाउंट दे रखा है जी 1,10,000 रुपए। ठीक, उसके बाद में आते हैं असेट साइड पे। असेट साइड में दे रखा अपने को लैंड एंड बिल्डिंग, तो मैंने लिखा जी 2 लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद दे रखा है 2 फर्नीचर। ठीक है जी, उसके बाद अगला पॉइंट दे रखा है जी स्टॉक और फिर दे रखा आपको डेटर्स का अमाउंट दे रखा है। तो इन सब के अमाउंट लिखूंगा। लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा आपको 2,46,000 का अमाउंट दे रखा है। उसके बाद दे रखा है जी फर्नीचर दे रखा है 65,000 का। स्टॉक दे रखा है जी आपको 1,00,000 रुपीज का और डेटर दे रखे हैं जी 72,500 रुपीज के। ठीक है, उसके बाद कैश का बैलेंस दे रखा आपको, तो कैश अकाउंट पे आ जाएंगे। कैश में लिखेंगे जी टू बैलेंस बीडी, तो कैश का आपको बैलेंस दे रखा है जी 15,500 रुपए। और फिर कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस दे रखा है किसका, आर और एस का, तो मैंने लिखा टू बैलेंस बीडी। ठीक है जी, ये दे रखा आपको, आर का दे रखा है 25,000 रुपए और एस का दे रखा आपको 18,000 रुपीज। ठीक, तो रियलाइजेशन में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी मैंने ट्रांसफर कर दी। उसके बाद दे रखा है जी असेट रियलाइज, असेट से कितना रियलाइज हुआ वो लिख देता हूं। ठीक, तो देख लेते हैं कितना कितना रियलाइज हुआ। तो लैंड एंड बिल्डिंग से 2,30,000 प्लस 42 प्लस 72 प्लस 65। ठीक है जी, 2,30,000 लैंड एंड बिल्डिंग से। तो मैं आ गया जी रियलाइजेशन अकाउंट पे, मैंने लिखा बाई कैश असेट रियलाइज्ड। ठीक है जी, असेट से कितना कितना रियलाइज हुआ, तो लिखा लैंड एंड बिल्डिंग से ये रियलाइज हुआ जी 2,30,000 रुपए। फर्नीचर से रियलाइज हुआ, कितना रियलाइज हुआ फिर से देख लेते हैं एक बार, गलती नहीं करेंगे। फर्नीचर से 42, फर्नीचर से आए जी 42,000 रियलाइज हुआ। स्टॉक से 72,000 रियलाइज हुआ और डेटर से कितना रियलाइज हुआ, डेटर से रियलाइज हुआ जी आपका 65,000 रुपीज रियलाइज हुआ। ठीक, तो मैंने लिख दिया ये बाई कैश, टोटल करके लिख दूंगा जी 4,09,000 रुपए टोटल आ गया इसका। ठीक है, उसके बाद में आगे दे रखा डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस दे रखे 7,800 क्रेडिटर को पे किया और लाइबिलिटी को अपने आप से पेमेंट करनी है, तो मैंने लिखा जी टू कैश
एक्सपेंसेस पे किया हमने रियलाइजेशन के कितने 7,800। क्रेडिटर को कहता है जितना था उतना तो पे करना ही करना है, उसके बाद फर्दर भी पे करना है। कितना पे करना है फर्दर? 18,000 रुपीज पे करना है। तो क्रेडिटर थे आपके 36,000 के, प्लस कहता है अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे 18,000 के, उनको भी पे करना है। कितना हो गया जी? 54,000 के क्रेडिटर हो गए। और लाइबिलिटी को अपने आप से पेमेंट करनी है। लोन का अमाउंट पे करना है जी 1,10,000 रुपए। ठीक, तो टोटल करके बाहर लिख देंगे, ये आ गया जी 1,71,800 रुपीज। ठीक, अब कैश की जो एंट्री है वो डबल एंट्री कर लेते। मैंने लिखा टू कैश, तो जाऊंगा जी इसमें कैश अकाउंट में, इसमें लिखूंगा बाई रियलाइजेशन। एक्सपेंसेस कितने थे? एक्सपेंसेस थे 7,800 के। क्रेडिटर विद अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के साथ क्रेडिटर को पेमेंट किया जी 54,000, और लोन की पेमेंट कर दी थी मैंने, ये आपकी कितनी पेमेंट कर दी लोन की? 1,10,000 रुपए की पेमेंट कर दी। ठीक, उसके बाद में असेट को भी रियलाइज किया था, तो मैंने लिखा टू रियलाइजेशन। ठीक है जी, असेट से कितना रियलाइज हुआ था? असेट से रियलाइज हुआ था आपका 4,09,000 रुपीज रियलाइज हुआ था। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन में दे रखा है आर इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, उसकी प्राइवेट एस्टेट से कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं, रियलाइजेशन को क्लोज कर देते हैं। तो रियलाइजेशन पे आपका आया जी लॉस आ गया, आप करके देख लेना कैलकुलेशन। रियलाइजेशन पे आपका लॉस आया, कितना लॉस आया जी? ये आया 1,03,000। ठीक, लॉस में बांट दूंगा पी क्यू आर, और एस में बांट दूंगा 4, 3, 2, 1 के रेशियो में बांटूंगा जी। तो ये आया मेरा 40,120, ये आया जी 30,090, ये आया मेरा 20,060, और ये आया जी 10,030। ठीक, बांटने के बाद क्या करेंगे? दोनों साइड का टोटल इक्वल कर देंगे। तो इस साइड का टोटल किया मैंने, और इस साइड का भी टोटल कर देंगे, दोनों साइड का टोटल इक्वल कर देंगे। ठीक, तो आप टोटल करके देख लेना, ये टोटल क्या आएगा जी? आपका इक्वल आएगा। ठीक है, करके देखना, थोड़ी बहुत मेहनत आप लोग भी करके देखना। तो ये बनाया जी मैंने रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद आता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो सबसे पहले जो लॉस आया था रियलाइजेशन पे उसको ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मैंने लिखा जी टू रियलाइजेशन लॉस। पहले का लॉस था 40,120, 30,090। ठीक है जी, टू रियलाइजेशन लॉस लिखा मैंने 20,060 एंड 10,030। ठीक है जी, उसके बाद गार्नर वर्सेस मुरे का पहला रूल होता है कि जो सोलवेंट पार्टनर होते हैं वो अपना लॉस ऑन रियलाइजेशन कैश में लेकर आते हैं। तो सबसे पहला रूल अप्लाई कर रहा हूं मैं कि जो सोलवेंट पार्टनर होंगे वो अपना लॉस ऑन रियलाइजेशन कैश में लेकर आएंगे। तो ये लेके आएगा जी बाई कैश, ये रियलाइजेशन का लॉस है जो कैश में लेकर आ रहे हैं 40,120, ये लेके आएगी जी 30,090 जो सोलवेंट पार्टनर है बाई कैश। आर तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये हो गया जी सोलवेंट 10,030। ठीक, तो मैंने लिखा बाई कैश, तो कैश अकाउंट में लिखूंगा जी टू पी क्यू एंड एस। पी लेके आया 40,120, ये लेके आया जी 30,090। ठीक है, और ये लेके आएगा जी आपका 10,030। तो ये टोटल आया आपका कैश अकाउंट में, इन तीनों का टोटल किया मैंने, ये आया 80,240। ठीक है जी, ठीक, सबसे पहला रूल होता है कि जो लॉस ऑन रियलाइजेशन होता है वो सोलवेंट पार्टनर कैश में लेकर आते हैं। ठीक है, उसके बाद
आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं जी आर इंसॉल्वेंट हो गया तो आर की डेफिशिएंसी देख लेते हैं। आर के डेबिट साइड में दे रखा है 25,000 और 20,000 60 रुपए दे रखा है, ठीक। और क्रेडिट साइड में दे रखा है कितना 19 और 5 24,000 रुपए। तो आ जाओ जी वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो मैंने बनाया यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ आर, आर की मैं डेफिशिएंसी निकाल लेता हूं, ठीक। तो डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है जी आपका टोटल 25,000 प्लस किया इसमें 20,060, तो ये आ गया जी आपका 45,060 आ गया। माइनस किया इसमें से क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट में दे रखा है जी आपका 24,000 रुपए दे रखा है, ठीक। तो ये आपकी डेफिशिएंसी आ गई। तो मैंने लिखा जी डेफिशिएंसी कितना आ गया, डेफिशिएंसी आ गई आपकी 21,060 रुपए। और इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेंगे, जो पार्टनर जिनका क्रेडिट कैपिटल बैलेंस है वो बियर करेंगे। कहने का मतलब पी और क्यू बियर करेंगे। तो बॉन्ड बाई पी एंड क्यू, बॉन्ड बाई पी एंड क्यू इन कैपिटल रेशियो, ठीक है जी। तो निकाल लेते हैं पी और क्यू का कैपिटल रेशियो क्या है जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। तो ओपनिंग कैपिटल पी की ओपनिंग कैपिटल है जी 1,68,000 और इसकी 1,08,000 प्लस करेंगे इसमें जनरल रिजर्व का शेयर और प्लस करेंगे इसमें कैपिटल रिजर्व का शेयर, ठीक है। जनरल रिजर्व में शेयर आया कितना 38,000 और इसका शेयर था जी 28,500 और कैपिटल रिजर्व में शेयर था 10,000 और इसका था 7,500, ठीक है। तो टोटल आ गया जी इसका इसका टोटल आया 2,16,000 और इसका टोटल आया 1,44,000। कहने का मतलब कैपिटल का इसका रेशियो बना, ये बना जी आपका 3:2 का रेशियो बना, ठीक है। मैंने 72 से क्रॉस किया, 72 जा 144 और 72 3 जा 2,16,000। तो 3:2 में क्या करेंगे जी, डेफिशिएंसी को बियर करेंगे 21,060 को। तो पी कितना बियर करेगा 21,060 डिवाइड बाई 5 इंटू में 3, तो पी बियर करेगा जी इसका ये आएगा 12,636 और क्यू बियर करेगा 21,060 डिवाइड बाई 5 इंटू में 2, ये आया जी आपका 8424, ठीक है। ये आ गया जी आपका 8424। तो ये डेफिशिएंसी बियर करेंगे पी और क्यू। तो इसको ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो मैंने यहां पे लिखा बाई पी और बाई क्यू 12,636 और ये आ गया जी 8424, ठीक। तो मैंने आर का टोटल इक्वल कर दिया दोनों साइड का। आर का टोटल आया जी 45,060 और इधर का भी टोटल कर दिया जी 45,060। एस तो इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ तो एस से जो पैसा लेना वो ले लो बाई कैश बैलेंसिंग फिगर। तो एस को कितना पैसा लेकर आना है, एस को लेके आना है जी 6,000 रुपए। तो एस 6,000 ले आएगा तो इसका दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा। ये आ गया जी 28,030 रुपए, ठीक है। तो हमने कर दिया 28,030 और 28,030 रुपए। तो एस लेके आया कितना 6,000 और लेके आया, तो कैश अकाउंट में दिखा देंगे। तो ये मेरा है जी कैश अकाउंट, मैंने इसमें लिखा 2S, एस 6,000 रुपए कैश और लेकर आया, ठीक है जी। ये मैंने कैश अकाउंट बना रखा है। चलते हैं जी, आर और एस को क्लोज कर दिया, पी और क्यू को क्लोज करते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा 2R
आर की डेफिशिएंसी बियर की थी 12,636 एंड 8424 और फाइनली इनको कैश पेमेंट कर देंगे टू कैश। ठीक है जी। तो पी का टोटल आ रहा है 2,56,120 इस साइड का, और इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आ रहा है जी 174,090। माइनस करेंगे ये दोनों चीजें तो इसको पेमेंट करना है अपने को 2,03,000। ठीक है जी, 364 रुपए। तो इसको पेमेंट किया जी हमने 2,03,364 और इसको पेमेंट करना है 135,576। तो इसको पेमेंट किया 135,576 और टोटल इक्वल कर देंगे 2,56,120 और 174,090। ठीक है जी। और फाइनली कैश अकाउंट इक्वल कर देते हैं। तो मैंने लिखा बाई पी और बाई क्यू। पी को हमने पेमेंट किया 2,03,364 और क्यू को पेमेंट किया जी 135,576 और दोनों साइड का टोटल इक्वल कर देते हैं कैश अकाउंट का। तो टोटल आया जी 5,10,740। ठीक है जी। और इधर का भी टोटल कर देंगे 5,10,740। तो इस टाइप से आपके मैंने चारों के चारों क्वेश्चन सोल्व कर दिए। ठीक है। आपको कोई भी अगर रिक्वायरमेंट हो किसी भी तरह की बीकॉम की क्लासेस की तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको नंबर दे दिया था। ठीक, चलिए जी। अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कि आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं।